आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर बदायूं से। आपको बता दें, जनपद बदायूं में 25,000 का इनामी बदमाश एक घटना में लूट की घटना में वांछित था, जिसे बदमाश को पुलिस ने मारी गोली। देर रात मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की थी बदमाश की घेराबंदी करते हुए देख बदमाश ने पुलिस पर कर दी थी फायरिंग, और साथ ही कुछ समय पहले बदमाशों ने एक किन्नर की यहां बड़ी लूट को अंजाम दिया था। घायल बदमाश नासिर पुत्र ताहिर निवासी ग्राम नालूर खुर्द, थाना नौगावा सादा, जिला अमरोहा का रहने वाला है। और साथ ही घायल बदमाश के पास से एक हार, सोने का एक जोड़ी कान का झुमका, सोने की एक अंगूठी और साथ ही ब्रेसलेट, चांदी का और साथ ही एक तमंचा, 12 बोर खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। अपराधी पहले से ही कई मुकदमे उस पर दर्ज हैं और साथ ही घायल बदमाश को सीएचसी आसफपुर में भर्ती कराया गया। देखिए, आज दिनांक 28/12/2025 को थाना फैजगंज बैठा आसफपुर चौकी क्षेत्र में गश्त में मामूर थे, तभी उनको मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा अपराध संख्या 242/25 जो किन्नर टीना के यहाँ पर ओरछी चौराहे पर जो डकैती का अभियोग पंजीकृत हुआ, उसमें वांछित अभियुक्त नासिर पुत्र ताहिर, जो अमरोहा जनपद अमरोहा का निवासी है, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित है, वो किसी घटना को कारित करने के उद्देश्य से यहाँ पर मौजूद था। इस सूचना पर, मुखबिर की सूचना पर थानाध्यक्ष फैजगंज बैठा अपने पुलिस बल के साथ के द्वारा उसकी घेराबंदी की गई, जिस पर घेराबंदी के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त नासिर जख्मी हुआ है, जिसके पैर में गोली लगी हुई है, जिसके कब्जे से एक नाजायज तमंचा, 2 खोखा कारतूस व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। तथा उसकी जामा तलाशी से कुछ जेवरात बरामद हुए जो डकैती में लूटे गए जेवरात हैं। अभियुक्त को गिरफ्तार कर तत्काल उपचार हेतु सीएचसी आसफपुर लाया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा के गजरौला से एक सड़क हादसे का मामला सामने आया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा थाना क्षेत्र गजरौला के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के खुर्द बाजार से निकलकर ये मामला सामने आया है, जहां पर खबर मथुरा से है, जहां पर नववर्ष के मौके पर अवैध शराब तस्करी के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि नववर्ष के दृष्टिगत अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और साथ ही बिक्री के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आबकारी व पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 27 दिसंबर 2025 की रात्रि में चेकिंग के दौरान थाना जैत अंतर्गत कृष्णा वैली के सामने NH-19 पर LHS पर हरियाणा की ओर से आ रही सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार रजिस्ट्रेशन नंबर DL1 RTA 3562 की डिग्गी व सीट पर रखे 4 पिट्ठू बैग में तस्करी कर परिवहनित की जा रही 24 बोतल और साथ ही आपको बता दें वोडका ब्रांड और साथ ही 9 बोतल जेमन्स ब्रांड और साथ ही 6 बोतल जैक डेनियल ब्रांड व 4 बोतल ब्लैक डेविल ब्रांड अन्य प्रांतियों हेतु बरामद कर शराब को अभियुक्त के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। खबर वाराणसी से है, जब क्रिकेट के मैदान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और साथ ही आपको बता दें कि जब क्रिकेट के मैदान में गेंद और बल्ले से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रशासनिक अधिकारी हुए आमने सामने। वाराणसी में काशी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वाराणसी एडमिनिस्ट्रेशन 11 के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ है। वाराणसी में आयोजित इस मैच में एक तरफ जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त, SDM सहित नगर के बड़े अधिकारी थे, तो दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सीनियर और युवा पत्रकार थे और साथ ही पर्यावरण सुरक्षा और फिटनेस के संदेश को लेकर
वाराणसी में क्रिकेट का मैच का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने इस आयोजन के लिए सभी को शुभकामनाएं दी और खुशी जताई है। 2 मैचों की श्रृंखला में डे नाइट मुकाबले में 2 टीम ने 1 पर 1 से जीत हासिल की है। दोनों मैच में वाराणसी के जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार टॉप स्कोरर रहे हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से रवि कुमार सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे हैं। सर, आज एक बहुत ही शानदार आयोजन हुआ क्रिकेट मैच में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जिला प्रशासन के हमारे अधिकारी तमाम थे। क्या कहेंगे, कैसा आयोजन रहा? देखिए, वर्ष 2025 अब समाप्ति की ओर है और नए वर्ष 2026 के हम लोग स्वागत करने के लिए यहाँ तैयार हैं। आज यहाँ जिला प्रशासन 11 और मीडिया 11 के बीच में एक फ्रेंडली मैच खेला गया। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारा मैच हुआ। दोनों टीमों ने बहुत जम के मैच खेला, बहुत अच्छे से खेला। एक आनंददायक माहौल बना और इससे एक दूसरे को जानने का, समझने का भी हम सब लोगों को मौका मिला। मैं सभी आयोजकों को बहुत बधाई दूंगा, बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस तरह का मैच उन्होंने आयोजित किया और ऐसे भविष्य में भी मैचेस होते रहे, मैं इसी बात की आशा करता हूँ। सर, इस मैच में खासतौर पर आपकी परफॉर्मेंस की चर्चा सबसे ज़्यादा है। क्या कहेंगे, और भी क्या कुछ खास लगा इस पूरे आयोजन में? यहाँ एक तो फ्लड लाइट्स की व्यवस्था है। नाइट मैचेस ठंड के महीने में वैसे ही बहुत मज़ा आता है। बहुत साल बाद मुझे खेलने का आज मौका मिला, करीब 2 साल बाद मैं खेल रहा था। तो कुछ बहुत अच्छे बॉलर्स भी थे हम लोग के, जो सामने से मीडिया 11 से खेल रहे थे, तो उनके साथ खेलते हुए बहुत अच्छा लगा और मुझे आशा है कि सबको ऐसे ही मज़ा आया। अंतिम सवाल सर, क्या आगे भी ऐसी परंपरा का निर्माण? मैंने पहले ही कहा कि ऐसे और मैचेस होते रहें, बहुत अच्छा रहेगा। भी आइए सर, आज एक बहुत ही शानदार आयोजन हुआ क्रिकेट मैच। खबर अमरोहा से है, जहां अमरोहा के गजरौला में आपको बता दें बस कर्मचारियों में आपसी विवाद हो गया और साथ ही उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा थाना गजरौला कस्बे के क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव बिजौरा ढाल के पास बस चालकों के मध्य लालकुआं गाजियाबाद में हुए विवाद को लेकर विपक्षी द्वारा एक बस के शीशे तोड़ने तथा चालक को जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना गजरौला पर मुकदमा अपराध संख्या 663/25 धारा 324(4) 351(2) BNS पंजीकृत किया गया है। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद द्वारा थाना पुलिस को तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। थाना गजरौला पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए 4 अभियुक्तों में से पहला शहनवाज पुत्र मुबारक अली निवासी ग्राम सकीरेहा थाना संभावली जनपद हापुड़, दूसरा वकील पुत्र आसिफ अली निवासी कस्बा व थाना केठौर जनपद मेरठ और तीसरा अजीम पुत्र सावलेन निवासी ग्राम टियाला थाना हापुड़ जनपद देहात और साथ ही चौथा साबुद्दीन पुत्र नजीरा निवासी ग्राम थाना शीशगढ़ जनपद बरेली को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 26/12/25 को अफरोज सनोफ अली अशरफ आरो ग्राम गांधीनगर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर, जो दिल्ली से सीतापुर प्राइवेट बस का चालक है, दिनांक 26/12/25 को दूसरी गाड़ी के ड्राइवर जानू मोहम्मद सनोफ जानू, अमित मिश्रा और सबूर उर्फ टीपू के बीच में कुछ कहासुनी हो गई थी। उसी बात को लेकर दिनांक 27/12/25 को जब अफरोज अपनी बस को लेकर दिल्ली से सीतापुर जा रहा था, तो थाना गजरौला क्षेत्र में गांव बिजोरा मोड़ के पास जब वह सवारी उतार रहा था, तभी जान मोहम्मद उर्फ जानू, अमित मिश्रा, सबनूर उर्फ टीपू वहां पहुंचे। उसी बात को लेकर कहासुनी हुई और कहासुनी होने पर इन तीनों ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। उस संबंध में थाना आजा पर तहरीर दे दी गई है, आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। खबर सोनभद्र से है, जहां जोगिया पिकनिक स्पॉट को नेटवर्क और साथ ही कनेक्टिविटी से जोड़कर भरपूर कर एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग है। सोनभद्र जिले में वैसे तो कई पर्यटक स्थल हैं, लेकिन जोगिया बाबा पर्यटक स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सुरक्षा और बेहद नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है। जहां पर बेहतर नेटवर्क कनेक्टिविटी है, यह आसान परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए एक आदर्श जगह मानी जाती है और स्थानीय लोग चाहते हैं कि प्रशासन इस रमणीय स्थल को पर्यटन मानचित्र पर लाए और इसके विकास के लिए मूल्यांकन करे।
यह स्थल सोन और साथ ही कन्हर नदियों के संगम पर स्थित है, जिसे स्थानीय लोग संगम कहते हैं। सोन नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक है, जिसका उल्लेख रामचरितमानस में भी मिलता है। और साथ ही कन्हर नदी की विशेषता कि इसके तट पर कोई शहर या बाजार नहीं है, जिससे इसका जल निर्मल और स्वच्छ बना रहता है। और साथ ही अंबार में बांध बनने के बावजूद नदी में प्रदूषण नहीं है। सोनभद्र एक वन संपदा और साथ ही कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां वसंत पंचमी पर एक बड़ा मेला भी लगता है। और साथ ही आदिकला से पूर्वज जोगिया बाबा के बारे में बताते हैं, और साथ ही जिनके सानिध्य में यह स्थान काफी रमणीक और साथ ही प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है। मान्यता है कि यहाँ आज तक कोई दुर्घटना नहीं हुई है, जिससे यह स्थान हर तरह से सुरक्षित माना जाता है। यहाँ आने जाने वालों की सुविधा भी अच्छी है और साथ ही दूरसंचार टावर उपलब्ध होने के कारण संचार की कोई समस्या नहीं होती। वर्तमान प्रदेश सरकार अक्सर पर्यटन स्थलों, प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थानों और साथ ही धार्मिक स्थलों को विकसित करती रहती है। इसी प्रकार इसी क्रम में स्थानीय लोग चाहते हैं कि जोगिया बाबा पर्यटक स्थल भी प्रशासन की निगाह में आए और साथ ही सरकार तक इसकी जानकारी अवश्य पहुंचे। उन्होंने विश्वास दिलाया कि यहाँ सभी क्षेत्रवासी एकजुट है, जिससे परिवार पूरी तरह सुरक्षित महसूस करेगा और साथ ही लूटपाट जैसी घटनाओं की संभावना नहीं है। अवधेश कुमार राय, पूर्व प्रधान पदरस। आज यहाँ पर आप पिकनिक स्पॉट पे आए हैं। ये पिकनिक स्पॉट का क्या नाम है? जोगियावीर पहाड़ी संगम स्थल है। यहाँ कन्हर और सोन नदी एक जगह मिलती है, उसी जगह पर हम लोग हैं। यही कार्यक्रम चल रहा है। बड़ा ही सुनहरा जगह है और दूर दूर से लोग यहाँ आना चाहिए, देखना चाहिए। और इस तरफ मंदिर है, इधर देखिए सोन नदी है, उधर पहाड़ी है। पूरा स्थिति बहुत ही रमणीक जगह है। आखिर में लोग यहाँ क्यों आएंगे? यहाँ नेटवर्क अच्छा है, सुरक्षा की दृष्टि से? हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से नेटवर्क भी अच्छा है, अच्छे लोग भी हैं और गांव से सटा हुआ नज़दीक भी है, दूर दराज भी नहीं है। अबाड़ी से इसको कैसे कंपैरिजन करेंगे? अबाड़ी तो पूरा जंगल में है, एक तरफ है। कभी भी कोई भी एक दो घटनाएं हो भी चुकी हैं और हो भी सकता है। यहाँ इस तरह का कोई व्यवस्था या स्थिति परिस्थिति नहीं है। ये पिकनिक स्पॉट कब संज्ञान में आया आपके? ये तो पहले से है और कार्यक्रम तो अब से लोग आना जाना शुरू किया है। पिकनिक स्पॉट और संगम स्थल तो बहुत पहले से, पूर्वज से है। तो अब इसको विख्यात करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? जितना भी सहयोग हो सकेगा हम लोग करेंगे। आने वाले पर्यटकों का मदद करेंगे, सहयोग करेंगे, यहाँ रहेंगे, बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए सबसे पहला योगदान रोड का होता है। यहाँ पर रोड वैसा है नहीं सही। तो रोड तो है, लेकिन जो नहीं है उसको बनवाया जाएगा। ग्राम पंचायत से बनेगी, गांव के सहयोग से बनेगा। लेकिन रोड है, बगल में रोड है, इधर भी है और इधर भी है। मैं अंशु पटेल, नगर पंचायत डाला बाजार। आज आप इतनी दूरी कोटा क्षेत्र में आए हैं, क्या वजह है? यहाँ पे हमारे मित्रगण कुंजू भाई लोग एक पिकनिक रखे हैं। यहाँ पे बाटी चोखा का आयोजन हुआ। यहाँ मैं पहली बार आया हूँ और ये हमारे यहाँ से बहुत नज़दीक है, मुख्य मार्ग से नज़दीक है। और यहाँ पे बालू भी अच्छी तरीके से है, यहाँ पे कोई घटना नहीं हो सकती है। पानी का जो स्तर है इतना है कि इसमें बच्चे से बच्चे कोई भी नहा ले, कोई किसी भी प्रकार का घटना नहीं होगा। आपको यहाँ आके कैसा लगा? बहुत सुंदर। तो अभी क्या तक हम लोग यहाँ से पिकनिक मनाने अबाड़ी क्षेत्र में जाते थे, वहाँ पे लेकिन नेटवर्क की सबसे बड़ी समस्या रहती थी। और हम लोग को हमेशा जब भी वहाँ पे रहते थे ये लगता था कि कोई घटना अगर हो जाती है तो किसी भी प्रकार का हम लोग को सहायता लेने में बहुत समस्याएं आएंगी। इसको विख्यात करने में आप क्या पहल करेंगे? इसको विख्यात करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से प्रयास कर रहे हैं। ये कन्हर नदी पे है और ये जो हमारा कोटा में कन्हर पुल है उससे एकदम सटा हुआ है। और हम आशा करते हैं सभी क्षेत्रवासियों से कि एक बार इस जगह पे अपना एक पिकनिक मनाएं, अपने परिवार को लेके आए और उसके बाद इसका अनुभव जरूर बताएं। परिवार को यहाँ सुरक्षा मिलेगा? पूरी तरीके से सुरक्षित है। यहाँ कोटा ग्राम पंचायत है और एकदम प्रधान जी का घर भी है। यहाँ पे सभी क्षेत्रवासी एकदम संपन्न है। नाम निर्भय चौधरी है। क्या आप पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर भी पहल करते हैं क्या? जी, हम लोग पर्यावरण को लेके अब मुद्दे को उठाते रहते हैं। जहाँ पे पर्यावरण को लेके हम लोग सुरक्षित करना चाहते हैं। आज हम लोग बहुत ही भव्य आयोजन किए थे।
हमारे ग्राम सभा कोटा के सभी पदाधिकारी समिति के, और ये जोगिया बीर बाबा के मंदिर है सामने, ठीक है। और ये बहुत ही रमणीक स्थल है। जोगिया बीर बाबा पिकनिक स्पॉट के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग इसको प्रचलित करिए कि यहाँ और भी जिलों से लोग आएँ और यहाँ पे जो प्राकृतिक की सुंदरता है उसको देखें। यहाँ जो कन्हर नदी बह रही है, ये कन्हर नदी हमारी छत्तीसगढ़ से आती है और यहीं नीचे में सोन नदी में मिल जाती है, जो एक संगम भी है। और सोन नदी के किनारे देख सकते हैं आप कैमूर की पहाड़ी जो पूरा बिहार जा रही है। सोन नदी उसके किनारे किनारे बिहार होते हुए समुद्र में मिल जाती है। तो हमारा ये जो संगम का स्थल है बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, देखने लायक है, रमणीक स्थल है। बाकी पिकनिक स्पॉट से ये अलग कैसे है? महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाकी पिकनिक स्पॉट जैसे अभी अब आबाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पे नेटवर्क का कोई सुविधा नहीं है, ठीक है, और रास्ता भी अच्छे नहीं है। और हमारे यहाँ सोनभद्र से बिहार रास्ता जोड़ती है, जो तिरगुड़वा से कोन होते हुए जाती है। देख सकते हैं यहाँ पुलिया भी है सामने, और यहाँ सभी नेटवर्क काम करते हैं और रास्ते की कोई समस्या है नहीं। अब सीधे बस के माध्यम से भी आप राबर्ट्सगंज से होते हुए तिलगुड़वा आएंगे, तिलगुड़वा से 8 किलोमीटर कोटा आ जाएंगे। कोटा से 500 मीटर कन्हर नदी पड़ती है, वहाँ जोगिया बाबा का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये बाबा की विशेषता, यहाँ भी जो भी आप मन्नतें दिल से मांगते हैं बाबा जरूर पूरा करते हैं। तो आप अपनी मन्नतों को लेकर भी यहाँ आइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सपरिवार आइए। सब परिवार आएंगे तो क्या उनको लोकल स्तर से सुरक्षा मिलेगी? लोकल स्तर के लोग तो यहाँ बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही स्वभाव में अच्छे हैं। वो सुरक्षा देने का हमेशा से काम किए हैं और सुरक्षा हमेशा देते रहेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही जागरूक हैं। खबर सीतापुर से है, जहां जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सीतापुर जनपद के सिधौली में पहुंचकर वहां पर आपको बता दें विधानसभा स्थित मुजफ्फरपुर रजबहा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा स्थानीय किसानों से वार्ता की गई। माननीय मंत्री जी द्वारा जनपद में हुई सिल्ट सफाई के बारे में जानकारी प्राप्त की गई और साथ ही उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान मुख्य अभियंता शारदा और साथ ही HN सिंह, अधीक्षण अभियंता नीलेश कुमार जैन एवं अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल वहां पर उपस्थित रहे। खबर मुरादाबाद से है, जहां मुरादाबाद बस स्टैंड पर रेलवे की बुलडोजर कार्रवाई की गई है और इसके तहत मुरादाबाद के बस स्टैंड में रेलवे प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। 1972 से चल रही दुकानों पर संकट, रेलवे की ओर से दशकों पुरानी दुकानों को खाली कराए जाने के लिए बुलडोजर चलाया गया है। ये दुकानें वर्ष 1972 से लगाकर संचालित हो रही थी, लेकिन अब अचानक की जा रही है इस कार्रवाई से दुकानदारों में भारी रोष व्याप्त है और साथ ही दुकानदारों का कहना है कि ये मामला करीब 25,000 परिवारों के रोजगार से जुड़ा हुआ है और साथ ही कार्रवाई के विरोध में दुकानदारों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है और रेलवे प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। दुकानदारों का आरोप है कि DRM अपनी मनमानी कर रहे हैं और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। दुकानदारों के अनुसार वर्ष 2002 में जब यह जमीन नॉर्थ रेलवे के अधीन आई है, उस समय रेलवे द्वारा किराया तय किया गया था, जिससे वे लगातार जमा करते आ रहे थे। दुकानदारों ने साफ कहा है कि यदि रेलवे प्रशासन किराया बढ़ाना चाहता है या फिर किसी प्रकार का ब्याज लगाना चाहता है तो इसके लिए भी वे तैयार है, लेकिन उनकी दुकानें तोड़ा ना जाए। और साथ ही प्रदर्शन कर रहे दुकानदारों का यह भी कहना है कि सरकार की नीति के अनुसार किसी को जाने से पहले उसे वैकल्पिक स्थान पर पुनर्वास दिया जाना चाहिए, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति नजर रखी जा रही स्थिति पर काम कर रही है। योगी जी, मोदी जी सबके लिए कर रहे हैं, उसके बावजूद DRM साहब यहाँ अपनी मनमानी करके हटाने का काम कर रहे हैं। ये बेरोजगारी फैलेगी, तो इस बेरोजगारी के लिए क्या DRM जिम्मेदार नहीं हो? बात आपको कहीं और जगह देने का वादा किया है? अभी तक किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं है जगह देने का। हम किसी झूठे आश्वासन का वो नहीं करेंगे। हम ये कहते हैं, हम रेलवे का किसी भी कोई भी अधिकारी है
खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में सड़क हादसे के दौरान एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर आपको बता दें कि लखनऊ से नई बाइक खरीदकर घर लौट रहा था और साथ ही अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। खबर उन्नाव से है, जहां औरास थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड पर रविवार देर रात एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान हरदोई जिले के कासिमपुर थाना क्षेत्र स्थित ज्वाला खेड़ा निवासी 22 वर्षीय मंजेश पुत्र रामकिशन के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बता दें कि जानकारी के अनुसार मंजेश खेती किसानी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह रविवार को लखनऊ से एक नई बाइक खरीदकर अपने घर ज्वाला खेड़ा लौट रहा था और आज थाना क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड के पास पहुंचते ही पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मंजेश बाइक से उछलकर सड़क पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से भी फरार हो गया और आसपास से गुजर रहे राहगीरों ने घायल मंजेश को सड़क पर पड़ा देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी और आज थाना क्षेत्र मौके पर पहुंची पुलिस और साथ ही एम्बुलेंस की सहायता से मंजेश को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंजेश की मौत की खबर उसके गांव ज्वाला खेड़ा पहुंचते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का गहरा दुख और मृतक के पिता रामकिशन और साथ ही अन्य परिजन इस घटना से स्तब्ध हैं। क्या नाम है भाई आपका? जी संदीप कुमार। ये कौन थे मृतक आपके? मंजेश यादव। ये रिश्ते में कौन थे आपके? भाई हैं। कहाँ से कैसे आ रहे थे, क्या हादसा हुआ? ये लखनऊ से आ रहे थे बाइक खरीद के, तो वहाँ से आ रहे थे, दो लोग थे और इनके पिताजी भी थे। वहाँ से आ रहे थे लोग, बाइक नई वाली थी, ये लोग घर आ रहे थे और दूसरी बाइक से लोग इधर रिश्तेदारी इनकी वहाँ जा रहे थे। वहीं रास्ते में अज्ञात वाहन से इनका एक्सीडेंट हो गया था। सूचना कब मिली आप लोग को? सूचना हमको 11 बजे रात में मिली थी। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये ज्वाला खेड़ा है, कासिमपुर थाना लगता है, हरदोई जिला है, संडीला तहसील लग रहा है। हाँ। क्या भाई बहन थे ये? 2 भाई 2 बहन हैं। क्या काम करते थे ये? काम ऐसे घर पे रहता था, किसानी उसानी करते थे, बस और कोई काम नहीं। अब क्या आगे कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? कार्रवाई ये चाहते हैं क्योंकि इसको पुलिस जल्दी से जल्दी इसकी वो सुनवाई करे, इसकी रिपोर्ट वगैरह जल्दी तैयार करें। वाहन तो पकड़ा नहीं गया? वाहन पकड़ा नहीं गया, टक्कर मार के चला गया था। क्या कोई सरकार से सहायता भी चाहते हैं? हाँ, सरकार से निवेदन यही चाहते हैं कि उसको मुआवजा वगैरह मिले और उसकी कार्रवाई करें। खबर बदायूं से है, जहां जनपद बदायूं में झोला छाप डॉक्टरों ने गलत उपचार से एक की जान ले ली। आपको बता दें, जनपद बदायूं के उसावा थाना क्षेत्र के नैनामई गांव में रहने वाले 48 वर्षीय राम प्रकाश पुत्र मनोहर लाल को शाम के समय हल्का फुल्का बुखार आ गया, तो वहां कस्बा उसावा में झोला छाप डॉक्टर रघुवीर शर्मा के यहाँ दवाई लेने चला गया। तो साथ ही झोला छाप डॉक्टर रघुवीर शर्मा ने देखते ही उसने बोतल लगा दी और साथ ही बोतल खत्म होने के बाद राम प्रकाश के सीने में दर्द होने लगा, तो उन्होंने डॉक्टर से कहा। डॉक्टर ने तुरंत उसके इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और हालत बिगड़ते ही झोला छाप डॉक्टर ने उसे मुख्यालय रेफर कर दिया। मुख्यालय लाते समय रास्ते में राम प्रकाश ने दम तोड़ दिया और परिजनों का आरोप है कि गलत उपचार के कारण राम प्रकाश की मौत हुई है और साथ ही पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने राम प्रकाश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कहाँ के रहने वाले हो? नैने में की। क्या मामला है जो भाई की मौत हुई है? भाई को हल्का हल्का बुखार आया। हाँ। और बुखार आया, फिर दवा लेने गए। कहाँ? उसावा। फिर इंजेक्शन लगा दिया। हाँ। बोतल लगाई। हाँ। तब वही बस। किसने लगाई बोतल और इंजेक्शन? डॉक्टर ने। झोला छाप क्या नाम है उनका? रघुवीर। रघुवीर कहाँ के हैं ये? हाँ, तो उसावा के। हाँ। रहने वाली बारे के। अच्छा। हाँ। तभी मौत हो गई उनकी? मौत हो गई। क्या नाम था तुम्हारे भाई का? राम प्रकाश। राम प्रकाश। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि पुलिस की हिरासत से फरार चल रहा दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार। स्पेशल टीम ने जावेद उर्फ चांद बाबू को 5 दिन बाद पकड़ा है। 25,000 की इनामी जावेद को पकड़ने के लिए 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी, जौनपुर, वाराणसी तक पुलिस ने किया चेक। नगर कोतवाली के आजाद नगर के पास किया गिरफ्तार।
आज दिनांक 28/12/25 को जनपद प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल प्रतापगढ़ से फरार अभियुक्त जावेद को एसओजी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उक्त के संबंध में बताते चलें कि दिनांक 20/12/25 को थाना पट्टी में एक बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना घटी थी, जिसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत करते हुए दिनांक 23/12/25 को उक्त अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था, जिसको जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था और वह दिनांक 24/12/25 को जिला अस्पताल प्रतापगढ़ से भाग गया था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय द्वारा विभिन्न टीमें मुंबई से लेकर आदि कई जनपदों में रवाना की गई थी, जिसमें आज दिनांक 28/12/25 को एसओजी टीम द्वारा उक्त अभियुक्त जावेद को गिरफ्तार करके कोतवाली प्रतापगढ़ में दाखिल किया गया है और कल माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर चंदौली से है, जहां जनपद चंदौली में खुलेआम सरकार के और प्रशासन के निर्देशों की खुलेआम अवहेलना हो रही है। शासन के निर्देशों की खुलेआम अवहेलना और साथ ही 1:30 बजे ही विद्यालय बंद कर अध्यापक हुए गायब। अध्यापक के जाने के बाद गांव के युवक विद्यालय में खेल रहे हैं क्रिकेट। ग्रामीणों ने विद्यालय का वीडियो बनाया और अध्यापक के ऊपर अधिकारियों के आदेश का नहीं है कोई असर। शीतलहर के कारण परिषदीय विद्यालयों को 30 दिसंबर तक बंद करने का है आदेश और साथ ही विद्यालय बंदी के दौरान अध्यापक को सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक विद्यालय में रहना है मौजूद। अध्यापक विद्यालय में मौजूद रहकर SIR का करेंगे कार्य। चंदौली में सरकार का आदेश अध्यापकों पर साबित हो रहा बेअसर। अध्यापकों के अंदर नहीं है कार्रवाई का कोई भी डर। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नहीं रिसीव किया पत्रकार को फोन और साथ ही शहाबगंज BRC क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय बराव का पूरा मामला। खबर बिलग्राम से है, जहां पर 2 दिवसीय मीना मंच सुगमकर्ता कार्यक्रम कार्यशाला का आयोजन किया गया है। बिलग्राम बेसिक शिक्षा विभाग के तत्वाधान में संचालित समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी के तहत मीना मंच सशक्तिकरण एवं नेतृत्व क्षमता विकास विषय पर आयोजित 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का भव्य समापन आज ब्लॉक संसाधन केंद्र बिलग्राम हरदोई में संपन्न हुआ है और साथ ही इस कार्यशाला का उद्देश्य विद्यालयों में बालिकाओं की सशक्तिकरण और साथ ही लैंगिक समानता एवं नेतृत्व क्षमता के विकास को प्रभावी रूप से बढ़ावा देना रहा। प्रशिक्षण सत्रों का संचालन राज्य पुरस्कार प्राप्त संदर्भदाता श्रीमती मंजू वर्मा एवं श्रीमती बीना वर्मा द्वारा किया गया और साथ ही सत्रों में मीना मंच की अवधारणा, उद्देश्य एवं क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिभागियों को मीना मंच के गठन, हाफ एवं फुल कॉमिक सहित 6 प्रकार की पुस्तकों से परिचित कराया गया और साथ ही इन कॉमिक पुस्तकों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि इनका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मूल्य बोध और साथ ही समानता के प्रति संवेदनशीलता एवं सकारात्मक सोच का विकास करना है। सत्रों में यह भी बताया गया कि शिक्षक स्वयं कक्षा में बच्चों के साथ कॉमिक बुक का निर्माण करवा सकते हैं और जो संवाद का एवं प्रभावी माध्यम बन सकता है। इसके अतिरिक्त नवाचार एवं प्रगति के पंख कार्यक्रम, टूल 10 और साथ ही अरमान मॉड्यूल, अभिभावक सहभागिता और साथ ही SMC तथा वीरांगना पोर्टल की उपयोगिता पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष देश शकील अहमद और साथ ही अरविंद कुमार राठौर, दीता रानी मौर्य, स्वयंका बौद्ध, मंजीता श्रीवास्तव और साथ ही अब्दुल मोहिद अंसारी, आशुतोष कुमार, अवधेश कुमार, सुभाष चंद्र आर्य, बदले कुमार, विनीत पाल, अमित श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में शिक्षकगण उपस्थित रहे।
खबर कानपुर नगर से है, जहां पर निराला नगर में रेलवे मैदान में एक युवक की निर्मम हत्या से हड़कंप मच गया। मैदान में नग्न अवस्था में खून से लथपथ मिला शव, कपड़े उतरवाकर बेरहमी से हत्या को दिया गया अंजाम। और साथ ही मैदान में शव देख लोगों ने पुलिस को दी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस हत्या मामले की कर रही जांच पड़ताल। घटनास्थल के पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल की बरामद। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के निराला नगर रेलवे मैदान की घटना। सर यहाँ 100 मिला है, क्या मामला? देखिए, निराला नगर ये रेलवे ग्राउंड है जो गोविंद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें आज एक सूचना प्राप्त हुई कि इसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना गोविंद नगर की टीम, फॉरेंसिक की टीम एवं सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मृतक की पहचान राहुल अवस्थी पुत्र राम प्रकाश, जो मूल रूप से नरवल थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, वर्तमान में ये हनुमान बिहार थाना क्षेत्र में रह रहे थे और इनके परिजनों ने बताया कि किसी पेट्रोल पंप पे काम भी करते थे। इनकी डेड बॉडी यहाँ मिली है, जिसको छत बिथत शव है, जिसमें जानवरों ने भी इसको खा लिया है और एक बाइक मौके पे मिली है, उसी बाइक के माध्यम से इनकी पहचान हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हम लोग इसमें घटना के सही कारणों की जानकारी कर रहे हैं और इसमें अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं है। तहरीर प्राप्त होते ही इसमें अभियोग दर्ज किया जाएगा और मौके पे कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। थाना चकेरी में पुलिस पर पिटाई का दरोगा पर आरोप लगाया गया है और साथ ही थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा हुआ। कानपुर नगर से खबर है, जहां चकेरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना घेर लिया। भाजपाइयों ने रमा देवी चौकी प्रभारी और 3 पुलिस पर कर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद थाने में 1 घंटे तक हंगामा चला। भाजपाइयों ने नारेबाजी करते हुए चौकी प्रभारी को हटाने की मांग की है और साथ ही एसीपी ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। थाना चकेरी में दरोगा पर पिटाई का आरोप, भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाने में किया है हंगामा। चकेरी थाने के अंदर का मामला हुआ है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करी गई है, कल थाना भी घेरा गया, क्या पूरा मामला है? देखिए, इसमें इंस्पेक्टर चकेरी से मेरी जो बात हुई थी उसमें उन्होंने बताया कि चौकी इंचार्ज के द्वारा जुए की सूचना पर उनके द्वारा छापा मारा गया था और पकड़ के जुआरियों को लाए थे। उसमें संभवतः एक आदमी ऐसा था जो वहाँ खड़ा था और जिसको कि भाजपा कार्यकर्ता बताया जा रहा है। उसको जो बाद में भाजपा के लोग थाने पे आए, उनका ये कहना था कि इसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, चौकी इंचार्ज के द्वारा इसको मारा गया है, जबकि ये मूल घटना में शामिल नहीं था। तो ये वहाँ काफ़ी देर हंगामा हुआ। उच्च अधिकारियों को हम लोगों ने जांच कराने के निर्देश दिए। एसीपी को बोला गया कि शीघ्र इसमें सच्चाई प्राप्त करके अवगत कराएं और जैसा कि पहले भी निर्देश हम लोगों ने दिया है कि चौकी में लाकर किसी व्यक्ति से हिंसा करना या उससे बिना इंस्पेक्टर की जानकारी में किसी को लाना, इस पर हम लोगों ने कड़े निर्देश जारी किए। अगर उसका वायलेशन पाया जाएगा तो जिस पर कार्रवाई की जाएगी। चौकी इंचार्ज का व्यवहार खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ में ससुराल और मायके पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। आपको बता दें कि दोनों तरफ से लाठी डंडे चले और घटना से इलाके में खलबली मच गई। मारपीट में 4 महीने की गर्भवती महिला सहित 10 लोग दोनों तरफ से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची मौके पर आई पुलिस और साथ ही घायलों को इलाज और मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल मलखान सिंह पुलिस लेकर गई है, जहां से 3 लोगों को गंभीर हालत देख डॉक्टर ने जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक क्वारसी थाना इलाके के गुलाब खाने करीब 11 साल पहले बेटी निशा की शादी गुलशेन निवासी ठाकुर वाली गली भुजपुरा थाना कोतवाली नगर के साथ की थी। दंपत्ति पर 3 बच्चे हैं और साथ ही गुलशेर पुताई का काम करता है। गुलाब खान ने बताया कि करीब 20 दिन पहले बेटी निशा को मारपीट कर पति व ससुराल पक्ष ने घर से निकाल दिया था। रात के समय वह अकेली घर आई थी, जबकि 4 महीने के वह गर्भवती और साथ ही रविवार की सुबह गुलशेर का फोन निशा के पास आया था और कहा था कि घर आ जाओ। रात में करीब 9:30 बजे निशा को उसकी ससुराल छोड़ने उसके भाई आरिफ और सलमान व मौसेरे भाई साहिल व शाहरुख उर्फ भूरा गए। आरोप है कि घर से घुसते ही पति ने निशा को गाली देना शुरू कर दिया और इस पर भाइयों ने विरोध जताया और गाली गलौज होने लगी। खबर अलीगढ़
अलीगढ़ से है, जहां हाथरस में एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि स्कूल की बस के साथ एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हाथरस आगरा अलीगढ़ रोड NH 93 पर रोडवेज और DPS स्कूल बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। हाथरस के आगरा अलीगढ़ नेशनल हाईवे 93 पर गांव जरैया मोड़ के पास रोडवेज बस और DPS स्कूल बस के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बसों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे में स्कूल बस के चालक कालवेंद्र, परिचालक रोहदान सिंह और साथ ही रोडवेज बस में सवार 65 वर्षीय वृद्ध महिला संतोषी गंभीर रूप से घायल हो गई है। और साथ ही घटना के समय रोडवेज बस सवारियां लेकर अलीगढ़ से आगरा जा रही थी, जबकि स्कूल बस सासनी से अलीगढ़ की ओर बढ़ रही थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए तत्काल सासनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है और साथ ही बाधित हुए यातायात को सुचारू रूप से चलवाया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिशपाल यादव। ये घायल है, ये कौन है? ये संतोषी यादव। कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये इनकी 65 की एज होगी। हम जा रहे गमी में नगोला से आगरा। रोडवेज में सवार थे आप? हैं? रोडवेज में क्या हुआ था? सीट के पीछे बैठे थे। क्या हुआ था? था मैं आगे पूरी देख रहा था। रोडवेज तो ऐसी 40 की स्पीड में 40-45 की स्पीड में इनकी बस स्कूल वाली जी ओवरटेक कर रहे थे। अच्छा। हाँ, अब वो बीच उतारता तो उसके बराबर मोटरसाइकिल आया इनके सामने रोडवेज के बराबर में मोटरसाइकिल थी, तो उसने दबा नहीं पाई रोडवेज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिशपाल यादव। ये घायल है, ये कौन है? ये संतोषी यादव। कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये इनकी 65 की एज होगी। हम जा रहे गमी में नगोला से आगरा। खबर सोनभद्र से है, जहां सोनभद्र में रेलवे पटरी के किनारे मिला एक अज्ञात व्यक्ति का शव। स्थानीय निवासियों में मचा हड़कंप। मौके पर जमा हुई भारी भीड़। सूचना पर स्थानीय लोग और रेलवे पुलिस बल मौके पर पहुंचा और साथ ही ASP अनिल कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। फिलहाल पुलिस अज्ञात शव की शिनाख्त करने में जुटी है। रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र के रेलवे फाटक के पास रेलवे पटरी किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर 3 घरों से चोरों ने लाखों का माल उड़ाया है। आपको बता दें, लूट की घटना को अंजाम प्रतापगढ़ में दिया गया है, जहां एक रात में अगल बगल 3 घरों को बनाया निशाना। दरवाजे व अलमारी को काटकर तिजोरी खंगाले और तीनों घरों से सोने चांदी के गहने व लाखों की नकदी चोरी हुई है। पीड़ित ने चोरी की शिकायत पुलिस से की है। बाघराय थाना क्षेत्र के बेधन गोपालपुर का मामला। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ के खेत में एक व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हत्या करके शव फेंके जाने की जताई जा रही है आशंका। SP दीपक भूकर फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। SP ने परिजनों से घटना के बारे में ली जानकारी। SP पूर्व CO सिटी फील्ड यूनिट SWAT टीम स्पेशल टीम भी मौके पर मौजूद है। अंतु थाना क्षेत्र के पूरी घटना बताई जा रही है। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां 10 दिनों से एक व्यक्ति को थाने में बैठाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। हिरासत में लिए गए युवक के भाई पर लड़की भगाने का आरोप है। पुलिस युवक से परिजनों को मिलने नहीं दे रही है। चाचा ने SP ऑफिस पहुंचकर मामले की शिकायत की है। अंतु थाना क्षेत्र के गौरा डांड के युवक को लीलापुर की पुलिस ने पकड़ा हुआ है। मेरा एक भतीजा सोनू एक लड़की लेके भाग गया है, जिसके एवज में थाना लीलापुर ने अनिश को, मेरे भतीजे अनिश को आज पिछले 10 दिनों से बैठा के रखी है। न पुलिस उसको छोड़ रही है, न उसके आगे कोई कार्रवाई कर रही है। इसी सिलसिले में आज हम SP साहब से मिलने आए थे। SP साहब ने कहा कि जाइए, अनिश को भी पुलिस छोड़ दे रही है। किस थाने का मामला है? थाना लीलापुर है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इम्तियाज। कहाँ का रहने वाले हैं? रहने वाले बेगम। आपका भतीजा?
खबर खटीमा से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर शारदा नहर में एक महिला ने संदिग्ध परिस्थितियों में छलांग लगा ली। आपको बता दें, आज एक महिला ने लाल कोठी शारदा नगर में आपको बता दें कि छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। थाना झनकैया के एसआई लक्ष्मी जोशी ने बताया कि उनको लगभग 11 बजे एसएसबी के द्वारा सूचना मिली थी कि एक महिला ने लाल कोठी पुलिस से छलांग लगा दी है और साथ ही अपने साथ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि नहर में शारदा नगर में कूदने वाली महिला का नाम गीता देवी, पति का नाम लक्ष्मण सिंह, उम्र 43 वर्षीय निवासी चकरपुर है, जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ बताई जा रही है। वहीं मौके पर जल पुलिस और एसडीआरएफ को बुलाकर शव की खोजबीन की जा रही है। अभी तक महिला का शव प्राप्त नहीं हुआ है। इस मौके पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि चकरपुर और साथ ही बिलहरी एडवोकेट राकेश बिश ने बताया कि उनकी ग्राम सभा चकरपुर के निवासी लक्ष्मण सिंह की पत्नी गीता देवी है, जो 1-1.5 वर्ष से मानसिक रूप से बीमार है। उन्होंने छलांग लगा ली है। हमारे ग्राम सभा चकरपुर के लक्ष्मण सिंह जी की मिसेज गीता देवी थी जी। ये 1-1.5 साल से दिमागी रूप से अस्वस्थ चल रही थी। इनका बरेली भोजीपुरा से भी इलाज चल रहा था जी सर। ये 1 हफ्ते से लगातार कभी नहर की ओर, कभी रेलवे की ओर, परसों रेल रुकी। रेल ड्राइवर ने इनको पटरी में देख के रेल रोकी। आज भी ये क्या कहते हैं, घर से निकली बिटिया पीछे पीछे आई। जब चप्पल खोल के वो कूदने का प्रयास कर रही थी तो उनकी बिटिया ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, तो अपनी 14-15 वर्षीय की बिटिया के हाथ में वो दांत काट के नदी में कूद गई और मानसिक रूप से बेचारी कई समय से अस्वस्थ चल रही थी। और मैं प्रशासन से ये अनुरोध करूँगा कि यहाँ पर हमारे लगभग साल में 25-30 लोग हर साल यहाँ पर मरते हैं। एक अस्थायी जल पुलिस चौकी की यहाँ पर व्यवस्था की जाए, जिसमें 24 घंटे 2-3 सिपाही यहाँ पर जल पुलिस के रहें। अगर ऐसी व्यवस्था हो गई तो यहाँ पर कम से कम 25-30 लोगों को मरने से हम हर साल बचा रहा हूँ कि साल में हमारे यहाँ 25-30 लोग इस नदी में, ये सुसाइड पॉइंट पे बन चुका है लाल कोठी वाला ये इलाका। यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर अस्थायी चौकी जल पुलिस की खोल देंगे तो हम 25-30 लोगों को हर वर्ष मरने से बचा सकते हैं। 11 बजे के लमसम में हमें एक सूचना आई है एसएसबी कैंप से। सब इंस्पेक्टर ने उन्होंने मेरे फ़ोन पर कॉल किया था कि कोई महिला यहाँ से कूद के नहर में कूद गई है लाल कोठी में। इस सूचना पर मैं पूरे दल बल के साथ मौके पर गया हूँ। वहाँ लोगों से पूछा, उसका पति लक्ष्मण सिंह निवासी चकरपुर आ गया था, तो उन्होंने बताया कि जो महिला ने कूद मारी है तो उसका नाम गीता देवी है, उम्र 43 ईयर्स ओल्ड है और उसने वहाँ से कूद मारी है पुल में खड़े होकर। फिर मैंने जल पुलिस भी बुला ली है और एसडीआरएफ भी बुला ली है, तो सर्चिंग जारी है हमारी। ये उसके पति लक्ष्मण सिंह द्वारा बताया गया कि उसकी मानसिक हालत सही नहीं है, उसका इलाज भोजीपुरा से चल रहा है, तो जिस कारण वो काफ़ी दिनों से परेशान थी। आज वो आई, अपने पीछे उसकी बेटी भी आई, पर वो कूद के उसने आत्महत्या करी है। अभी बॉडी मिली नहीं है, सर्चिंग जारी है हमारी। एसआई लक्ष्मण जोशी, थाना झनकैया। खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश में सरकारी वन भूमि पर अवैध कब्जों और साथ ही धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर जमीनों की खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। और साथ ही एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी व्यक्ति ने सरकारी वन भूमि को अपनी निजी संपत्ति बताकर आम जनता को ठगा तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रम में वर्तमान में वन विभाग द्वारा वन भूमि को विस्तृत सर्वे उसका किया जा रहा है और इस कार्रवाई के दौरान यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि कुछ भू माफियाओं और साथ ही जालसाजों ने सरकारी वन भूमि को निजी भूमि दर्शाकर लोगों को बेच दिया है। यह जानकारी सामने आने के बाद एसएससी अजय सिंह काफी गंभीर नजर आए हैं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी जमीन को खरीदने से पहले उसके दस्तावेजों की गहनता से जांच करें। और उन्होंने कहा, यदि किसी भी व्यक्ति के साथ वन भूमि को निजी बताकर उसने धोखाधड़ी हुई है तो वह तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। खबर हरिद्वार से है, जहां खनन माफियाओं पर प्रशासन की सख्ती फेल होती दिख रही है
और साथ ही हरिद्वार में अवैध खनन का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा। जिला मुख्यालय के ठीक पास नदियों से मिट्टी और बालू का दोहन जारी है। प्रशासनिक आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही, लेकिन कार्रवाई का नामो निशान नहीं है। अब तो हाल ये है कि ट्रैक्टर ही नहीं, बड़े बड़े डंपर भी नदियों में उतर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें, हरिद्वार में अवैध खनन का कारोबार खुलेआम चल रहा है। जिला मुख्यालय से कुछ ही मीटर की दूरी पर रोजाना देर रात ट्रैक्टर ट्रॉलियां नदी से मिट्टी और बालू निकाल रही हैं और साथ ही गलियों और कॉलोनियों से होकर वाहन गुजरते हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस दोनों मौन है। स्थानीय लोगों का कहना है शिकायतों के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा है। आरोप ये भी है कि माफियाओं और पुलिस के बीच मिलीभगत के चलते कार्रवाई सिर्फ दिखावे तक सीमित रह गई है। और साथ ही सूत्रों के मुताबिक अब कई स्थानों पर डंपर भी खनन में शामिल हो चुके हैं। माइनिंग विभाग ने कुछ वाहनों को जरूर सीज किया था, लेकिन अवैध खनन अगले ही दिन फिर से शुरू हो गया है। जब अधिकारियों से सवाल किए गए तो यही यहाँ तयशुदा जवाब, जानकारी मिलेगी तो कार्रवाई होगी। हरिद्वार की नदियां अब खनन माफियाओं की चपेट में है और खतरे की घंटी बज चुकी है, मगर प्रशासन रटा रटाया बयान देने में आगे है। और साथ ही अगर आदेशों को जमीन पर उतारना है तो अफसरों को फाइलों से निकलकर मैदान में उतरना होगा। सर, सिलीगुड़ी क्षेत्र में लगातार खनन हो रहा है, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये समय समय पर ये शिकायत आती रहती है और इस पे लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। खनन विभाग और तहसील की टीम द्वारा भी लगातार वहाँ पे अपनी उपस्थिति, रात को भी तो डायरेक्शन है कि वो वापस जाए और बीच में इस पे कार्रवाई भी की गई है। और लगातार हमारे जो तहसील की टीम है उसको भी हमारे डायरेक्शन है कि इस एरिया पे विशेष फोकस है। सर, इससे पहले भी आपके द्वारा आदेश दिए गए थे, उसके बाद भी कुछ ऐसा सर कोई ठोस कदम नहीं हो पाया जिससे वो खनन माफिया वहां से रुक जाए, या फिर उन्हें ऐसा भय हो जिससे वो वहाँ खनन रोक दे, फिर उसके बावजूद भी खनन माफिया खनन में रह जाते हैं। देखिए, इस पर जैसे मैंने बताया कि एक डेडिकेटेड टीम तहसील की भी बनाई गई है, जिसको ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि लगातार वहाँ पे वो अपनी गतिविधि बनाए रखें और बीच में कार्रवाई भी हुई है और आगे भी इस पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और सर, सिलीगुड़ी थाने तक तो चले जाते, चलान कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बाद कोई भी ऐसा चलान नहीं होगा था जिससे वो वहाँ पर रुकने का नाम नहीं होगा। देखिए, जो अवैध धन पे जो वाहन पकड़े जाते हैं उन पे चालान की कार्रवाई होती है और उसको एक धरना से जमा करवा के फिर वो छुड़वा सकते हैं। ये जो भी नियम में है तो ये कार्रवाई इसकी की जाती है। सॉरी, रात में डंपर भी चलेंगे वहाँ पे? कहाँ पे? खनन में कहाँ का बुझवा रही? देखिए, आप विशेष कोई स्थान है तो बता दीजिए, मैं फिर जांच करवा लेता हूँ। खबर हरिद्वार से है, जहां जनपद की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक नई पहल कर उन्हें जागरूक किया जा रहा है और साथ ही एक नई पहल की गई है। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने ग्रामीण व्यवसाय और साथ ही इनक्यूबेटर सेंटर में महिलाओं के लिए क्लाउड किचन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उत्तराखंड राज्य की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर जनपद की 25 महिलाओं को क्लाउड किचन का प्रशिक्षण दिया जा रहा। यह पहल प्रदेश में पहली बार हरिद्वार जनपद में शुरू की गई है, जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से संचालित किया जा रहा। महिलाएं कम लागत में घर से ही क्लाउड किचन शुरू कर सकती हैं, जिससे उन्हें रोजगार मिलेगा और साथ ही कामगारों को घर जैसा शुद्ध भोजन उपलब्ध होगा। प्रशिक्षण के साथ महिलाओं को फूड लाइसेंस और ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। और हम यहाँ आए हैं भादराबाद ब्लॉक से और हमको यहाँ 25 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जा रहा है क्लाउड किचन की। खाना बनाता तो हमें सभी महिलाओं को आता है, लेकिन हम अच्छे से यहाँ पर सीख के जाएंगे। महिलाएं अपना रोजगार बढ़ाएंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी, सशक्त बनेंगी हम महिलाएं। और हमें कैसे, जैसे ऑनलाइन अपना खाना बेचना है, हम लोग कैसे बेचेंगे, मतलब जैसा स्विगी जोमेटो सब लोग बेचते हैं, तो हम भी अपना ऑनलाइन खाना बेचेंगे। हमारा खाना बहुत हेल्दी होगा और हम महिलाओं को रोजगार मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम SHG महिलाओं को। आपको क्या टिप्स दिया है खाना बनाने के अंदर? हमें यहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाएंगी, कैसे एम्यूनिटीज वगैरह ये जो है अपने खाने में कैसे यूज करें। फास्ट फूड जंक फूडों से हम बच जाएँ, ये नुकसान है हमारे बच्चों के, आने वाली सब बच्चों के लिए, सब जनरेशन के लिए। तो हमारा खाना हेल्दी और अच्छा हो, तो हम सब सीख के जाएंगे। ये हम अपनी 25 जो हमारी महिला लाभार्थी हैं उनको हम क्लाउड किचन का प्रशिक्षण दे रहे हैं। और कॉन्सेप्ट ये है कि चूँकि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी है, इसके अलावा जो वर्किंग प्लेसेज हैं वो काफ़ी हैं, तो वहाँ पर लोगों की डिमांड रहती है कि एक भोजन की सप्लाई की आवश्यकता रहती है। अभी उनकी दिक्कत ये रहती है कि उनको जो भोजन है वो उनके अनुसार नहीं मिल पाता है। किसी को कम तेल का चाहिए, किसी को कम नमक का चाहिए,
तो एक घर जैसा भोजन उनको मिल सके। और इसके लिए ये प्रशिक्षण जो दिया जा रहा है, इसमें महिलाएं अपने ही किचन से ऐसा भोजन बना करके संबंधित जो जिनकी डिमांड है उनको सप्लाई कर सकेंगी। और इसमें ये एक व्यवसाय का बहुत बड़ा स्रोत बनेगा। तो अभी हमने, चूँकि राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ चल रही है, तो हमने 25 महिला लाभार्थियों को चुना है जिनको यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खबर ऋषिकेश से है, जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर वन विभाग से संबंधित भूमियों को चिन्हित की कार्रवाई पर रोड़ा बनने वाले लोगों की परेशानी बढ़ने लगी। आपको बता दें, पुलिस ने हाईवे के साथ रेलवे ट्रैक बाधित करने के मामले में 28 लोगों के खिलाफ नामजद और साथ ही 430 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन मुकदमों में सरकारी कार्य में बाधा डालने और साथ ही जान से मारने की नीयत से पत्थरबाजी करने की धाराएं भी शामिल हैं। पुलिस ने अज्ञातों की पहचान करने के लिए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का डाटा एकत्रित कर लिया है। ड्रोन से बनाई गई वीडियो भी अज्ञातों की पहचान करने में मददगार साबित होने जा रही है। और साथ ही एसपी जया बलूनी ने बताया कि यह मुकदमे 3 अलग अलग तहरीर पर दर्ज हुए हैं। पहला मामला गुमानी वाला हाईवे जाम करने का है, जिसमें सब इंस्पेक्टर मनवीर सिंह की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ नामजद और साथ ही 210 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। जबकि दूसरा मामला मनसा देवी रेलवे ट्रैक को बाधित करने के साथ बलवा और सरकारी कार्य में बाधा डालना है और इस मामले में कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट की तहरीर पर 8 नामजद और 10 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। और तीसरा मामला ITPL सिटी गेट के पास हाईवे जाम करने का है और इसमें सब इंस्पेक्टर विनय शर्मा की तहरीर पर 13 नामजद और 210 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास पुलिस कर रही है। देखिए, हमने इसमें कल, जैसे कि जानते हैं कि कल एक मनसा देवी फाटक पे विरोध चल रहा था, जिसमें रेलवे ट्रैक को लोगों ने ब्लॉक किया हुआ था, जिससे जो हमारी ट्रेन भी थी वो भी बाधित हो रही थी। तो वहाँ पे पुलिस द्वारा बहुत संयम का प्रदर्शन करते हुए सभी लोगों से वहाँ पे बातचीत की जा रही थी, वार्ता की जा रही थी। और उसी क्रम में वहाँ पे वायलेंस हुआ और वहाँ पे पथराव हुआ, जिस संबंध में हमारे ऋषिकेश कोतवाली पे मुकदमा दर्ज किया गया है। लगभग 8 मुख्य लोग नामजद हैं, बाकी अन्य के विरोध भी हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है और फिर उसी हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें पुलिस की तरफ से इसमें 5-6 लोग चोटिल हुए हैं जिनका मेडिकल कराया गया है और इसमें संबंधित कार्रवाई आगे की जाएगी इसमें। हाँ, देखिए, इसमें हमारे रिस्पेक्टेड SSP सर के मार्गदर्शन में यहाँ पे उच्च अधिकारियों के साथ एक फ्लैग मार्च निकाला गया था, ताकि पब्लिक में भी जो एक भय का माहौल क्रिएट हो गया है उसको भी शांत किया जा सके। साथ ही लोग अलर्ट भी रहे इसमें। और बाकी हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं हमारी, उनको भी अलर्ट किया गया है कि किसी प्रकार की कोई भी अगर सूचना आती है, कुछ इनपुट आता है, तो उस हिसाब से कार्रवाई आगे की जाएगी। इसमें तो आप आइएगा, इसमें मेंशन कर रखा है क्योंकि सारा मैटर लोकल है, तो आप ऋषिकेश कोतवाली में आइएगा और उसमें संबंधित धाराओं में इसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।